नमस्कार। आज पंडित दीनदयाल अध्ययन पीठ हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के इस व्याख्यान माला में उपस्थित पीठाधीश प्रोफेसर अरुण कुमार जी, डॉक्टर प्रमोद कुमार जी और मेरे विशेष ध्यान जिन पर जा रहा है ऐसे प्रोफेसर कुलदीप अग्निहोत्री जी और भाई और बहनों, आज हम पंडित दीनदयाल जी और स्वदेशी के विषय पर बात कर रहे हैं। और इस कालखंड में जबकि पूरा देश और पूरी दुनिया एक विशेष महामारी से गुजर रही है जो न कभी किसी ने सुना न किसी ने देखा, एक ऐसी महामारी जिसमें पूरी दुनिया में अधिकांश स्थानों पर लोग अपने घरों में रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हमारे स्वास्थ्य पर तो खतरा है ही, इसके साथ ही साथ आर्थिक तंत्र पर भी खतरे मंडरा रहे हैं। आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से बाधित हो रही हैं। ऐसे में एक ऐसा अवसर भी आता है कि हम विचार करें कि क्या जो रास्ता आर्थिक तंत्र को चलाने का हमने चुना था आज से 70 साल पहले, जब ये देश आज़ाद हुआ था, और उसके बाद जो रास्ता हमने अपनाया है, क्या वो रास्ता सही था? क्या वो रास्ता पूरे देश को कुशल क्षेम की ओर लेकर जाने वाला था? क्या वो रास्ता गरीबी दूर करने वाला था? क्या वो रास्ता बेरोजगारी समाप्त करने वाला था? क्या वो रास्ता हमारे देश को दुनिया के देशों की पंक्ति में अग्रिम स्थान पर खड़ा करने वाला था? तो मुझे लगता है कि इस पर जरूर विचार करना चाहिए। हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि जो दीनदयाल जी ने रास्ता दिखाया था, जिसको आगे चल कर के दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने इसको विस्तार दिया, क्या वो रास्ता उसके अनुरूप था? और पंडित दीनदयाल जी ने क्या कहा था? उस संदर्भ में मुझे लगता है कि पहले हम इतिहास की चर्चा कर लें और उसके बाद हम उस रास्ते की बात करें। मित्रों, आज जब इस पैंडेमिक में, इस महामारी के दौरान जब लॉकडाउन की घोषणा हुई, तो पूरे देश भर में जहाँ जहाँ जो मजदूर, जो कामगार अपने मूल स्थानों को छोड़कर दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलोर और तमाम दूसरे बड़े शहरों में या छोटे शहरों में शिफ्ट हो गए थे, माइग्रेट हो गए थे, उन्हें किन हालातों में वापस जाना पड़ा, उसको एक बार जरूर देखना चाहिए। मात्र 5 दिन भी लॉकडाउन को हुए नहीं थे तो हमने देखा कि दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर और बाकी बस अड्डों पर और पूरे देश भर के बस अड्डों पर इतनी भीड़ जमा हो गई थी कि वो वापस जाना चाहते थे।
उनके हाथ में क्या था? एक बॉक्स, एक अटैची, या उनके सिर पर एक गठरी। हम समझ सकते हैं कि शायद उनकी मूल जमा पूंजी बस वही थी जो लेकर के वो अपने गांव में वापस जाना चाहते थे। इसका मतलब क्या हुआ? इतने सालों की जो सरकारें एक दंभ भरती थी, जो हमारी आर्थिक नीतियां हमने अपनाई हैं वो गरीब और मजदूर के लिए हैं, उसकी पोल खुल गई। हमने देखा कि लोगों के पास अपने छोटे से कमरे का किराया देने के लिए पैसे नहीं थे, अपने परिवार को भोजन कराने के लिए पैसे नहीं थे। वो भी सरकारों को व्यवस्था करनी पड़ी, समाज को व्यवस्था करनी पड़ी। हमारे कई स्वयंसेवी संगठन इसमें संलग्न हुए और तब जाकर के उनके भोजन की व्यवस्था हुई। आज तक वो भोजन दिल्ली में बाकी स्थानों पर अभी भी बंट रहा है। कल्पना कीजिए, अपने पास पैसे हों तो भोजन हम कहीं और से मांगा हुआ क्यों लेंगे? स्थिति स्पष्ट है कि हमारे मजदूरों की हालत बहुत ही दयनीय थी और वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। देश ने देखा, सरकारों ने भी समझा हो कि जिस विकास मॉडल को लेकर के हम चले थे, वो विकास मॉडल वो शायद इस देश के लिए विकास मॉडल नहीं था। मैं अब आता हूँ इतिहास पर। 1951 में जब हमारा देश आज़ाद हो करके विकास की प्रक्रिया शुरू करने वाले थे हम, दुर्भाग्य से उस समय इस देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री थे, मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ ये बात कह रहा हूँ, जिनको इस देश के लोगों पर विश्वास नहीं था, जिनको इस देश के युवा पर विश्वास नहीं था, जिनको इस देश के उद्यमी पर विश्वास नहीं था, इस देश की प्रज्ञा पर विश्वास नहीं था, इस देश की समझ पर भी विश्वास नहीं। उन्हें विश्वास था उस स्टालिन पर, उस स्टालिन के उस मॉडल पर। और उन्होंने कहा कि इस देश में प्राइवेट सेक्टर, इस देश में देश के लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, जो कुछ करेगा वो पब्लिक सेक्टर करेगा, सार्वजनिक क्षेत्र करेगा। और उन्होंने अपना सारा का सारा दारोमदार आर्थिक नीति का पब्लिक सेक्टर पर छोड़ दिया, सार्वजनिक क्षेत्र पर छोड़ दिया। क्या हुआ? इसके साथ ही साथ जो निजी क्षेत्र के लिए उन्होंने कहा कि हाँ, निजी क्षेत्र भी काम कर सकता है, लेकिन उसको हर उद्यम शुरू करने से पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर उसने लाइसेंस की कैपेसिटी से ज़्यादा कैपेसिटी इंस्टॉल कर दी, एक मशीन का अगर लाइसेंस मिला है तो उसने 2 मशीन लगा दी, तो उसको इतने साल की जेल और इतना जुर्माना हो सकता है। यानी ये था हमारा इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। और अगर आपने उद्योग चलाना है तो उसके लिए जो कच्चा माल है, वो कच्चा माल आपको कोटा में मिलेगा, कोटा निश्चित होगा, उससे ज़्यादा आपको मिल नहीं सकता है। यानी लाइसेंस कोटा राज, लाइसेंस राज, और उसके ऊपर इंस्पेक्टर राज। यह उस समय की आर्थिक नीति का निचोड़ था। स्वाभाविक ही है, जब आप अपने देश के लोगों के उद्यम पर विश्वास नहीं करेंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? सार्वजनिक क्षेत्र के ऊपर सारा दारोमदार छोड़ दिया गया, और जब दुनिया नए से नए मॉडल बना रही थी तो हमारे देश में वही एम्बेसडर और फिएट
कारें ही बनती थी, वही वेस्पा स्कूटर, वही लंबी लाइनें, दूध के लिए लंबी लाइन, राशन के लिए लंबी लाइन, और क्यूइंग के आधार पर सब लोगों को वितरण किया जाता था, क्योंकि उत्पादन पर्याप्त नहीं था। उत्पादन इसलिए पर्याप्त नहीं था क्योंकि लोगों को पर विश्वास करके उत्पादन बढ़ाने का प्रयास ही नहीं किया गया, और अभावों और लाइनों पर देश चलता रहा। लोग जो, मैं स्वदेशी जागरण मंच से आता हूँ, लोग जो स्वदेशी के बारे में कहते हैं कि आप स्वदेशी की बात करते हो, इस देश में तो पहले एम्बेसडर और फिएट कार बनती थी, इतनी लंबी लाइनें लगती थी। वो इसलिए नहीं कि उस समय देश स्वदेशी अपना रहा था, वो इसलिए था क्योंकि उस समय देश में स्टालिन मॉडल चल रहा था। उस समय इस देश के लोगों पर विश्वास नहीं करके केवल पब्लिक सेक्टर के आधार पर देश को चलाने की कोशिश हो रही थी। इसके कारण नए मॉडल नहीं आए। जब टाटा ने कार के लिए लाइसेंस मांगा तो उसको कार का लाइसेंस नहीं मिला। हम समझ सकते हैं परिस्थितियां क्या रही होंगी। फिर आ गया 1991, कहा कि हमारा मॉडल फेल हो गया है। जिस मॉडल को लेकर के हम लोग चल रहे थे वो मॉडल फेल हो गया है, और इसलिए अब हमें एक नए मॉडल पर जाना पड़ेगा। आज हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम 7 दिन के लिए भी अपने इंपोर्ट के लिए पैसा दे सकें। आज हमारे पास इतने साधन नहीं है कि हम अपने कर्जों को चुका सकें। आज हमारे पास ये स्थिति है कि किसी भी समय हम सॉवरेन डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। सब लोगों ने देखा कि 1991 में कैसे जहाज़ों में भरकर हमारे देश से सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में जा रहा था, केवल उनको सुनिश्चित करने के लिए कि हम सॉवरेन डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे। ऐसी परिस्थितियों में उस समय के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और उनके वित्त मंत्री मनमोहन सिंह एक ऐसा वातावरण निर्माण करने की कोशिश की गई, निर्माण किया गया। कहा गया कि अब इस देश को केवल ग्लोबलाइजेशन के आधार पर चलाया जा सकता है। उस समय भी देश के लोगों पर विश्वास नहीं किया गया। उस समय भी MNCs और FDI पर विश्वास किया गया और इंपोर्ट्स पर विश्वास किया गया। कहा क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का मतलब है अपने बॉर्डर्स को खोलना दूसरे देशों से आयातों के लिए। उस समय और ये भी कहा गया कि दूसरे देशों से कैपिटल के लिए देश को खोलना, FDI के लिए खोलना, उसी के आधार पर MNCs के आधार पर ही इस देश का विकास होगा। उसके लिए जो जो बदलाव करने हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में भी जो के संरक्षण के संदर्भ में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, विदेशी निवेश को पूरा खोलने के लिए, साथ ही साथ विदेशी निवेशक यहाँ से जितना भी पैसा कमा कर ले जाना चाहें ले जा सकें, ऐसी तमाम परिवर्तन किए गए। जितने परिवर्तन किए गए, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे उद्बोधन के बाद आप ज़रूर इसके बारे में विचार कीजिएगा कि वो कहाँ से आए, वो बिंदु, वो सुझाव जिनको हमने अपनाया वो कहाँ से आए थे। वो आए थे वाशिंगटन कंसेंसस से। आपको गूगल पर केवल वाशिंगटन कंसेंसस टाइप करना पड़ेगा और आपको ध्यान में आ जाएगा कि वो सब कुछ जो किया गया वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका, वर्ल्ड बैंक और IMF जिनके बीच में ये कंसेंसस हुआ था, जिसका नाम था वाशिंगटन कंसेंसस, उसके आधार पर जो नीतियाँ उन्होंने सुझाई थी वो केवल उन नीतियों को ही अपनाने का नाम ग्लोबलाइजेशन कहा गया था। भारत कभी भूमंडलीकरण का विरोधी नहीं रहा। भारत ने अपना जो पूर्व का विकास किया था, हम जानते हैं कि
मुगल काल से पहले 33% जीडीपी भारत की, पूरी दुनिया की भारत से आती थी। मुगल काल में भी लगभग 25 से 30% की ये स्थिति रही। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हम दुनिया भर में अपना अच्छा सामान बना करके एक्सपोर्ट किया करते थे, इसलिए भारत को कभी भूमंडलीकरण से डर नहीं लगा। लेकिन ये भूमंडलीकरण हमारी शर्तों पर भूमंडलीकरण नहीं था। ये भूमंडलीकरण अमेरिका की शर्तों पर भूमंडलीकरण था, यूरोप की शर्तों पर भूमंडलीकरण था, वर्ल्ड बैंक की शर्तों पर भूमंडलीकरण था। और यह सब दस्तावेज वाशिंगटन कंसेंसस के नाम से दर्ज है। इसके बारे में हमें जरूर विचार करना चाहिए। मित्रों, यहाँ पर मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि पिछले लगभग 65-70 साल से लगातार मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि वर्तमान सरकार के भी पहले के 3 वर्ष उसी नीति पर चले, थोड़े से बदलाव के साथ, जिसका नाम था मेक इन इंडिया। बदलाव यही किया गया। प्रधानमंत्री जी समझ गए थे कि कुछ ना कुछ गलती जरूर है। पिछले 1991 से लेकर जो नीतियां अपनाई गई, उसके कारण जो हमारे थोड़े बहुत लघु उद्योग पनपे थे, थोड़े बहुत बड़े उद्योग पनपे थे, वो भी धीरे धीरे समाप्त होने लगे। देश में जो अंग्रेज के ज़माने में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, जिसको दादा भाई नौरोजी ने भी कहा, दूसरे राष्ट्रवादी अर्थशास्त्रियों ने भी बताया, जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था वही डी इंडस्ट्रियलाइजेशन 1991 के बाद प्रारंभ हो गया। वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों हुआ, इसको समझना पड़ेगा। हमने WTO साइन कर लिया था। हम समझते हैं कि WTO जो है लगभग 87-88 में गैट की वार्ताएं उरुग्वे की शुरू हो गई थी। और उसमें उस समय की मल्टीनेशनल कंपनियां वो अलग अलग क्षेत्रों की थी। फार्मास्यूटिकल की थी, एग्रीकल्चर की थी, ऑटोमोबाइल की थी, तमाम मल्टीनेशनल कंपनियां और उनके बड़े बड़े जो एसोसिएशंस थी। अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनियों के एसोसिएशन, जापान की मल्टीनेशनल कंपनियों के एसोसिएशन और यूरोप की मल्टीनेशनल कंपनियों के एसोसिएशन, ये सब लोग मिल गए। इन्होंने कहा कि हमें एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक ऐसा तंत्र निर्माण करना होगा जिसमें हमारे हितों की सुरक्षा हो सके। और उस समय उन हितों की सुरक्षा नहीं हो पा रही थी, ऐसा उनको लग रहा था, क्योंकि सभी मुल्कों ने, भारत समेत सभी मुल्कों ने अपने देश के बॉर्डर्स पर पहरा लगा रखा था टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स का, कि हम अपने देश के उद्योगों का संरक्षण करना चाहते हैं, उन उद्योगों को बचा करके रखना चाहते हैं और आत्मनिर्भर रहना चाहते हैं। और इसीलिए विदेशी कंपनियों को भी आने से रोक थी। और भारत में तो बहुत अच्छा एक एक्ट था, इंडियन पेटेंट एक्ट 1970। उसके अंतर्गत कोई भी कंपनी कहीं पर की कहीं की भी हो, उसने कोई भी पेटेंट लिया हो, उसको सबको भारत सरकार निरस्त करके कंपल्सरी लाइसेंस दे करके अपनी कंपनियों को यह निर्देश दे सकती थी कि आप इसका उत्पादन कीजिए। इसी के कारण भारत में दवाइयाँ बहुत सस्ती थी। ये सही है कि पिछले 40 साल जो 1951 से लेकर 1991 के रहे, हमारे देश में अक्षमताओं का निर्माण हुआ, नए मॉडल नहीं आ पाए, नई तकनीक का विकास नहीं हो पाया। इसलिए हमारे उद्योग सक्षम नहीं थे। लेकिन उस क्षमता को बढ़ाने का जो तरीका होना चाहिए था, देश की सरकार उस समय मदद करती कि कैसे उद्योग पनपे, कैसे उनके अंदर टेक्नोलॉजिकल विकास हो, कैसे उनके लिए पूंजी की व्यवस्था हो, कैसे उनके लिए बाजार की व्यवस्था हो, कैसे वो ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें,
इस सब कुछ नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि बड़ा सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है कि आप विदेशों से आने वाले सामान को खोल दीजिए, सस्ता सामान यहाँ आएगा तो हमारे लोग कुछ सीखेंगे, समझेंगे और नई टेक्नोलॉजी का विकास करेंगे और इस देश में औद्योगिक विकास अपने आप हो जाएगा, लोगों को रोज़गार मिलना शुरू हो जाएगा, लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी, जीडीपी बढ़ जाएगी, तमाम ऐसी बातें कही गई। किसानों के लिए कहा गया कि अगर हम कृषि के बाज़ार अपने देश के दूसरे मुल्कों के लिए खोल देते हैं, बहुत आसानी से हम दुनिया के बाज़ारों पर कब्जा कर लेंगे। भारत का किसान कैलिफोर्निया के बाज़ारों में जाकर अपने फल फूल सब्जी बेचेगा, अमीर हो जाए। ये सारे सपने दिखाए गए, लेकिन वो सपने ही रह गए। हमारे किसान को तो ऐसा लग रहा होगा उस समय जब सरकार ने कहा होगा कि हम देखिए WTO साइन कर रहे हैं, आप जा कर के कैलिफोर्निया में अपने फल फूल सब्जी बेचेंगे। इसके मन में ये बात आ रही होगी कि मैं अभी हवाई जहाज में बैठूंगा, जाऊंगा वहाँ पर अपना सामान बेचूंगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। कैलिफोर्निया के फल आप देख रहे हैं बाज़ारों में, हजारों करोड़ रुपए का कैलिफोर्निया का बादाम इस देश में बिक रहा है। तमाम प्रकार के विदेशी साजो सामान यहाँ बिक रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका जो चाहे आपका सामान आने देता है, बाकी आपका सामान अमेरिका में बिकता नहीं, यूरोप में बिकता नहीं। जो उनकी मजबूरी है वो खरीदते हैं, उनको हमारे चावल चाहिए तो खरीदते हैं, लेकिन जो उनकी मजबूरी नहीं है वो नहीं खरीदते हैं। हमारे यहाँ हर चीज़ डंप हो रही है। अमेरिका और यूरोप से हमें बहुत खतरा भी नहीं था, क्योंकि वो हाई कॉस्ट इकोनॉमीज़ हैं, हम उनको आसानी से उनका मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन यदि देखें तो उससे हमें नुकसान नहीं होता। हालांकि पेटेंट कानून बदला, उसका भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, लेकिन स्वदेशी जागरण के इंटरवेंशन के साथ बहुत सारे बदलाव उसके अंदर कर दिए गए ताकि देश के लोगों के हितों की सुरक्षा हो सके। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर 1951 में या उसके बाद 1991 में पंडित दीनदयाल जी का इस सोच को अपनाया गया होता तो आज हमारे मजदूर जो इस जिनकी ये स्थिति हुई है वो स्थिति नहीं हुई। हमारा देश का मजदूर किसान बेहतर स्थिति में होता। पंडित दीनदयाल जी का क्या कहना था? उनका कहना था कि जब आप कोई भी आर्थिक नीति अपनाते हैं तो उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, उसका निकष क्या होना चाहिए, उससे क्या आप प्राप्त करना चाहते हैं, ये तय करना होगा। तो ये देखना है कि पंक्ति में अंतिम व्यक्ति जो खड़ा है उसको वो नीति कैसे प्रभावित करने वाली है। महात्मा गांधी जी ने भी यही कहा, लेकिन दुर्भाग्य इस देश का, महात्मा गांधी जी ने जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनवाया वो उनके ही विचारों से सहमत नहीं थे। उन्होंने बापू को लिखा, बापू मैं आपके विचारों से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, आप गाँवों के प्रति इतना जो प्यार रखते हैं मैं उसके साथ नहीं हूँ। गाँवों के लोग अनपढ़ होते हैं, जाहिल होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, इनके आधार पर देश का विकास नहीं हो सकता, गाँवों के आधार पर देश का विकास नहीं हो सकता। मित्रों, ये देश का दुर्भाग्य था। उसके बाद देश का दुर्भाग्य ये था कि 1991 में ऐसी परिस्थितियां निर्माण होने के बाद भी देश के लोगों पर, देश के युवा पर, देश के उद्यमी पर जो विश्वास नहीं किया गया, इसके कारण आज हमारी ये स्थिति बनी है। 2001 में WTO में चीन सदस्य बन गया और उसके बाद जो तांडव हुआ वो आपने देखा। अपने देश में जो ऑब्सेशन थी इंपोर्ट करने की,
जो ऑब्सेशन थी फ्री ट्रेड की हमारे नीति निर्माताओं के बीच में, उसके कारण ये स्थिति निर्माण हो गई कि हमारे देश के तमाम उद्योग धीरे धीरे करके बंद होने लगे। क्यों? क्योंकि चीन ने एक षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के माध्यम से सारा माल भारत में डंप करना शुरू कर दिया, दुनिया के दूसरे बाज़ारों में डंप करना शुरू कर दिया। एक समय ऐसा आया कि 130 मुल्कों के साथ चीन का व्यापार सरप्लस था। भारत में ही 2017 तक 2017-18 तक ये ट्रेड डेफिसिट लगातार बढ़ता था। कहाँ 2001 में ये ट्रेड डेफिसिट $0.2 बिलियन था, $1 बिलियन का पाँचवां हिस्सा। 2017-18 में ये $63.2 बिलियन। अब कल्पना कीजिए कितने गुना वृद्धि हुई होगी। और ये व्यापार घाटा कैसे बढ़ता गया? क्योंकि इंपोर्ट बढ़ते गए, इनकी डंपिंग बढ़ती गई। हम सस्ते के चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा सामान चीन से मंगाने लगे, हमारे उद्योग धंधे बंद हो गए। हमारे जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री थी जिसके ऊपर हमारा बहुत दारोमदार था, पूरी दुनिया में 200 मुल्कों में हम अपनी दवा का एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसका जो कच्चा माल है वो चीन से आने लग गया। उन्होंने देखा इनकी इंडस्ट्री को फिनिश करने के लिए एक ही तरीका है कि सस्ता सामान बेचो, डंप करो। उन्होंने APIs को 1/4 आधे दाम पर बेचना शुरू कर दिया। हमारे उद्योग स्वाभाविक तौर पर उनको कोई सरकारी सहयोग नहीं होता, वो धीरे धीरे करके बंद होने लगे। 12-13 साल पहले 90% APIs हम बनाते थे, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो रॉ मटीरियल है दवा उद्योग का। आज मात्र 10% बनाते हैं। 90% के लिए हम विदेशों पर निर्भर करते हैं, उसमें 70% चीन पर निर्भर करते हैं, जिसके कारण अब चीन ने हमें एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। इस प्रकार से उन्होंने PPE किट्स में, इस प्रकार उन्होंने टेस्टिंग किट्स में, जैसे फेस मास्क में, तमाम चीज़ों में हमें एक्सप्लॉइट करने का प्रयास किया। लेकिन देश ने दिखा दिया कि हम ये सब चीज़ें खुद बना सकते हैं। हमने उनकी टेस्टिंग किट्स वापस भिजवा दी जो घटिया थी। हमने PPE किट्स खुद बना दी, फेस मास्क खुद बना दिए। कह रहे थे कि हमारे यहाँ तो वेंटिलेटर बन ही नहीं सकते हैं। शायद सरकार के अफसरों को मालूम नहीं था कि हमारे देश में वेंटिलेटर बन सकते ही नहीं, बन रहे थे। लेकिन इन अफसरों के चक्कर में, मैं यहाँ बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ, जो वेंटिलेटर बनाने वाली कंपनी थी, हमारे मित्र है, उनकी वो कंपनी है, नाम है स्कैनरे। जब ये बात चल रही थी कि हमारे देश में वेंटिलेटर की कमी है, तो उसी समय किरण मजूमदार शाह जो इस फील्ड की सबसे बड़ी उद्योगपति हैं, उन्होंने कहा कि केवल बना ही नहीं सकते हैं, हाँ ऑलरेडी बना रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पूरे यूरोप में हमारे वो जो लोग थे वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जब ये मौका आया कि हमने अपने देश में ये वेंटिलेटर्स बनाने, तो उसने कहा कि मैं अपना डिज़ाइन, अपनी IP किसी को भी देने के लिए तैयार हूँ। ये होता है देश के लोगों का जज्बा। ये होता है जब अपने देश का व्यक्ति हो। कोई विदेशी कंपनी होती तो वो नहीं देता। उसने कहा मैं देने के लिए तैयार हूँ। उसने बेल को अपना डिज़ाइन दे दिया, उसने महिंद्रा को अपना डिज़ाइन दे दिया, खुद भी अपने डिज़ाइन से बनाना शुरू किया। आप कल्पना कीजिए, जो प्राइम मिनिस्टर केयर फंड से जो 50,000 वेंटिलेटर्स पूरे देश भर में भेजे जा रहे हैं, वो उसी का परिणाम है। बेल ने बनाया, स्कैनरे ने बनाया, महिंद्रा ने बनाया, दूसरी कंपनियों ने बनाया, और हमने दिखा दिया दुनिया को कि हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। ये बार बार ये बातें कही जा रही हैं कि हम आत्मनिर्भर हो ही नहीं सकते हैं, हमारी चीन पर निर्भरता इस कारण से उस कारण से है। हम जानते हैं है, लेकिन आज पूरी दुनिया में चीन के खिलाफ जो माहौल बना हुआ है, पूरी दुनिया के लोग, पूरी दुनिया की सरकारें अब चीन को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी हैं। अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका के देश, लैटिन अमेरिका के देश, सब इस समय जो इस चीनी वायरस के कारण जिनको क्षति पहुंची है, उनकी अर्थव्यवस्थाओं को, उनके लोगों को जो क्षति पहुंची है, उसको वो माफ़ करने वाले नहीं। धीरे धीरे करके चीन के ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं, और
जिस प्रकार की कृत्य उन्होंने किया, अब तो भारत में जो उनको बड़ी संख्या में ठेके मिल रहे थे वो भी कैंसिल हो रहे हैं। 2 ठेके अभी हमारे केंद्र सरकार ने कैंसिल किए हैं और ऐसे हमारी राज्य सरकारें भी लगातार उनके ठेके कैंसिल करने वाली हैं, कर रही। मित्रों, यह संकेत है, एक संदेश है। संदेश ये है कि हम जो भी परिस्थितियां निर्माण होती हैं, हमारे देश के लोग सक्षम होते हैं उन परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढालने में। इस प्रकार से हमने पीपीई किट्स और वेंटिलेटर्स बना लिए। और आप ये देखिए, हमें कहा जाता है कि हम मोबाइल फ़ोन पर उन पर निर्भर हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक्स पर उन पर निर्भर हैं, हम मशीनरी पर उन पर निर्भर हैं। मित्रों, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज़ मानी जाती हैं, आज पूरी दुनिया में सॉफ्टवेयर भारतीय युवाओं के द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर है। हमने PSLV बना करके एक बार में 104 सैटेलाइट को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित करने का महत्वपूर्ण काम किया है और दुनिया को चौंकाया है। हमने मंगलयान बनाया है, हमने चंद्रयान बनाया है, हमने मिसाइल बनाई हैं, हमने एटम बम बनाया है। हमारे देश के युवा पूरी दुनिया में छाए हुए हैं अपने साइंटिफिक प्रतिभा के कारण। ये लोग हमें समझाने की कोशिश करेंगे कि हम कुछ नहीं कर सकते। मित्रों, आज जो भी ये बात कहता है कि चीन से निपटना आसान नहीं है, चीन के सामान का बहिष्कार आसान नहीं है, हमें दीनदयाल जी को याद करना पड़ेगा, हमें दत्तोपंत ठेंगड़ी जी को भी याद करना पड़ेगा। ये समझना पड़ेगा कि कैसे हम इस देश में स्वयं उत्पादन करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अंत में मैं एक बात कहूँगा कि ये आरोप लगाया जा रहा है कि हम पुनः 1951 वाली पॉलिसी पे जा रहे हैं। मैं उनको सबको बताना चाहता हूँ, ये 1951 की पॉलिसीज़ नहीं हैं। 1951 में एक सेट ऑफ पॉलिसीज़ आया था जिसमें आपने पब्लिक सेक्टर पर अपना दारोमदार रखा था और देश के लोगों पर विश्वास नहीं किया था। लेकिन उसके कारण जो आपने संरक्षणवादी नीति अपनाई थी, उसके कारण जो आपने टैरिफ बढ़ाए थे, उसके कारण आपने जो नॉन टैरिफ बैरियर्स बढ़ाए थे, वो नॉन टैरिफ बैरियर्स अब या टैरिफ बैरियर्स अब नई नीति में नहीं है। उस समय देश में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात कही गई थी, लेकिन आज की नीति में आत्मनिर्भरता के साथ साथ दुनिया भर के लिए हमने एक्सपोर्ट करना है, ये बात कही जा रही है। इसका मतलब हमने एफिशिएंसी को भी लाना है, साथ ही साथ में केवल इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है, केवल घटिया सामान बना करके इस देश के लोगों को उस पर निर्भर नहीं करना है। और यही मॉडल है दीनदयाल जी का, जिसमें हम विचार करते हैं कि हम अपने लोगों पर विश्वास करें और उसके आधार पर निजी उद्यम को प्रोत्साहित करते हुए, उसको पोषित करते हुए हम आगे बढ़ें। जब आप विदेशी कंपनियों पर सारी निर्भरता रखेंगे, उन पर विश्वास करेंगे, तो वो आपको आपके इशारों पर चलने वाली नहीं है, वो देश की ज़रूरतों के मुताबिक खरी उतरने वाली नहीं है। आप ये देखिए कि विदेशी कंपनियों ने दिखावे के लिए कुछ प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में पैसा दिया होगा, लेकिन जो मदद इस समय देश के लोगों ने की है, देश के उद्यमियों ने की है, कहा जाता था कि ई-कॉमर्स ये और वो बहुत एफिशिएंट है, लेकिन हमने देखा कि जो मदद हमारे देश के छोटे छोटे दुकानदारों ने उस समय की है, वो ई-कॉमर्स कंपनियां नहीं कर पाई। मित्रों, हमें याद करना पड़ेगा कि जो मॉडल अडॉप्ट किया गया इस सरकार के द्वारा 1991 के बाद,
उससे जो गरीबी बढ़ी, उससे जो बेरोजगारी बढ़ी, जो जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ एक ही सांस में वो ये भी कहते हैं कि इससे जॉबलेस ग्रोथ, ये रोजगार विहीन विकास है। और मैं तो कहता हूँ कि ये रोजगार विहीन विकास तो है ही, जॉबलेस ग्रोथ तो है ही, ये रूथलेस ग्रोथ है। और ये रूटलेस ग्रोथ है, ये फेसलेस ग्रोथ है, इसका कोई चेहरा नहीं, क्योंकि इसने हमारे गरीबों को और गरीब किया है, हमारे किसानों को और गरीब किया है। हम जानते हैं कि आज हमारे देश के रूरल एरियाज़ में जो पर कैपिटा इनकम है, जो शहरी क्षेत्रों में पर कैपिटा इनकम है, उसके बीच में 12.3 गुना का अंतर है। जहां 23,000 रुपये पर कैपिटा इनकम है, ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में 2,90,000 रुपया है। और शहरी क्षेत्रों में भी सब उतनी इनकम नहीं पाते हैं, और गाँवों में भी लोग उतनी इनकम नहीं पाते हैं, यानी उनकी इनकम, उस जो सामान्य जन की इनकम और भी कम है। इसलिए दत्तोपंत जी ने जो रास्ता दिखाया दीनदयाल जी के अधिष्ठान पर, वो रास्ता था